हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट पर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल से लेकर भारत के पहले वायसराय तक, विलियम बेंटिक से लेकर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके कार्यकाल को सुधारों का युग भी कहा जाता है। इसी के समय 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित होता है, जिससे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसी के समय 1829 ईस्वी के नियम 17 के तहत बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राममोहन राय सहयोग करते हैं। एक वर्ष बाद 1830 ईस्वी में मद्रास एवं बंबई में भी सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा को समाप्त किया जाता है। भारत में नर बलि एवं शिशु हत्या उन्मूलन का श्रेय विलियम बेंटिक को जाता है। इसी के समय 1835 ईस्वी में मैकाले रिपोर्ट आता है। इसी के आधार पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया जाता है। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं। मैकाले एक स्टेटमेंट देता है, यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग सारे भारत और अरब जगत के साहित्यों से श्रेष्ठ है। इसी के शासनकाल में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। इसी के समय में कमिश्नरों की नियुक्ति एवं योग्यताओं के आधार पर सेवाओं का चयन किया जाता है। अब देखते हैं चार्ल्स मेडकॉक के बारे में। इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए 1835 से 1836 ईस्वी तक रहता है। इसी दौरान 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट पारित करते हैं, जिससे भारतीय न्यूज़पेपर पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाता है। इन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इनके शासनकाल में दो प्रमुख घटनाएं होती है। पहला, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं, इसको मौर्य काल में चाणक्य द्वारा उत्तरापथ का नाम दिया गया था और शेर शाह सूरी, जो बिहार के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया एवं इसे सड़क आजम कहा। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कलकत्ता से दिल्ली तक थी, इसका पुनर्निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा करवाया जाता है। इसके समय की दूसरी प्रमुख घटना आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1838 से 1842 ईस्वी तक चलती है। इसमें अंग्रेज भीषण रूप से पराजित हो जाते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड एलनबरो के बारे में। इनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहता है। इन्हीं के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चलता है, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत होती है और वे लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और यह युद्ध लाहौर की संधि के साथ समाप्त होता है। इसी के समय नरवली पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इसके लिए कैंपबेल द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही उड़ीसा के खोंड जनजाति विद्रोह करते हैं।
बात करें अगर लॉर्ड डलहौजी की, तो ये 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इनके समय में भारत में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार होता है। इसने साम्राज्य विस्तार के लिए हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत अपनाया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। अपने हड़प नीति के द्वारा सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर को 1849 ईस्वी में, बघात को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में एवं झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। डलहौजी द्वारा करौली स्टेट को हड़पने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट से इजाजत नहीं मिलती है, जिससे करौली को वह हड़प नहीं पाता है। 1950 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिक्किम पर अधिकार कर लिया जाता है। इसी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी इसी के समय लड़ा गया था, जिसमें लोअर वर्मा और पेगू को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। डलहौजी पद और पेंशन की समाप्ति करने लगता है, जिसमें नाना साहब की पेंशन को समाप्त कर देता है, जबकि तंजौर के राजा और कर्नाटक के नवाब के पद को भी समाप्त कर देता है। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया जाता है। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। इन्हीं की पत्नी बेगम हजरत महल, जो 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ से विद्रोह करती है। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इसके समय में शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लाया गया। यह एक घोषणा पत्र थी, जिसमें महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। इसमें प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा मातृभाषा में तथा उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। यह घोषणा पत्र चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया, इसलिए इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में होती है। डलहौजी के समय आवागमन के क्षेत्र में भी विकास होता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय 16 अप्रैल 1853 को पहली बार मुंबई और ठाणे के बीच ट्रेन चलाया जाता है। इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था, जबकि दूसरा ट्रेन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज तक चलाया गया। इसी के समय 1853 ईस्वी में संचार सेवा टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू किया गया। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित होता है, जिसमें भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू होता है एवं 2 पैसे का डाक टिकट जारी किया जाता है। इसी के समय लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की स्थापना होती है और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 1853 का चार्टर एक्ट इसी के समय पारित होता है। इसी एक्ट से भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम लंदन में होती है, जबकि पहली बार भारत में ICS की परीक्षा का आयोजन 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है। लॉर्ड कैनिंग, इसका शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था, जिसमें 1856 से 1858 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में एवं 1858 से 1862 ईस्वी तक
वायसरॉय के रूप में कार्यकाल होता है। यहाँ वायसराय का अर्थ भारत के शासन के लिए ब्रिटिश क्राउन यानी कि सम्राट या महारानी जो भी हो उनके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कार्य करते थे। इसी के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर समर्थन करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ईस्वी में पहला विधवा पुनर्विवाह होता है। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति पर हम एक अलग कंटेंट बनाएंगे क्योंकि हम अभी सिर्फ गवर्नर और वायसराय कवर कर रहे हैं। इसी के समय में वुड डिस्पैच के अंतर्गत 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों जगह एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जबकि इसकी घोषणा लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में होती है। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसी के समय भारत में इतिहास में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1960 ईस्वी को पेश किया जाता है। इसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1857 के विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो हॉल में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया जाता है। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश महारानी के नियंत्रण में चला जाता है। 1859 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया हड़प नीति को समाप्त कर दिया जाता है। 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जाता है, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई इन तीनों जगह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। बात करें अगर हम लॉर्ड एल्गिन की, इनका कार्यकाल 1862 से 1863 ईस्वी तक था। इसी के समय बहावी आंदोलन को दबाया गया था। इसकी मृत्यु 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इसलिए इस दौरान हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सर जॉन लॉरेंस, इनका कार्यकाल 1863 से 1869 ईस्वी तक रहता है। 1857 के विद्रोह के दौरान जॉन लॉरेंस पंजाब के गवर्नर के पद पे थे। उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में अहम रोल निभाया था। इन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, जिसमें ना तो अफगान के साथ कोई युद्ध करते हैं और ना ही कोई विवाद शामिल होता है। वे वहां के शासक शेर अली से दोस्ती करते हैं, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय आंग्ल और भूटान का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और यह युद्ध एस्ले ईडन की संधि के साथ समाप्त होती है। 1865 ईस्वी में इनके द्वारा भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की जाती है। इसी के समय उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था। इसके लिए हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल कमीशन का गठन किया जाता है। अब हम देखते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। इनका शासनकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक रहता है। इसी के समय 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना होती है। इसी वर्ष यानी कि 1872 में अजमेर में
मेयो कॉलेज की स्थापना होती है, जो कि भारतीय राजकुमारों के शिक्षा के लिए खोली जाती है। इसी के समय 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना होती है। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण की नीति लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की जाती है। वित्त विकेंद्रीकरण का अर्थ है वित्तों का उच्च स्तर की सरकार से निचले स्तर की सरकारों को वित्तों का हस्तांतरण। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में अंडमान यात्रा के दौरान पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी द्वारा चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। इसी के समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे और इस कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडर बैक बनते हैं। नॉर्थब्रुक द्वारा इस कॉलेज के निर्माण के लिए 10,000 रुपये का दान दिया जाता है। इसी के समय पंजाब का कूका आंदोलन होता है। बात की जाए अगर लॉर्ड लिटन की, तो इनका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक रहता है। यह एक कवि, लेखक, उपन्यासकार थे, इसलिए इसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसी के समय 1876 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में राज उपाधि अधिनियम पारित किया जाता है। महारानी विक्टोरिया को उपाधि प्रदान करने के लिए 1870 ईस्वी में दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसे हम प्रथम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि देकर भारत की साम्राज्य घोषित किया गया। इसी के समय 1878 का आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसे भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को छूट थी। इसी के समय भारत के अलग अलग प्रांतों बम्बई, मद्रास, पंजाब, मध्य प्रांत आदि जगहों पर भयानक अकाल पड़ता है। इसी अकाल के निवारण के लिए रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन का गठन 1878 ईस्वी में होता है। इसी के समय 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया जाता है, जिसे हम गैंगिंग एक्ट एवं मुंह बंद करने वाला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह एक्ट भारतीय समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था। इस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सोम प्रकाश समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। अमृत बाजार, जो कि एक बांग्ला भाषा की पत्रिका थी, इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को अंग्रेजी में बदल दी। इसी के समय भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है। लॉर्ड लिटन के ये सभी नीतियां राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम करती है। आज के क्लास के अंतिम टॉपिक वायसराय लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी। इसके द्वारा लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया। इसे सज्जन रिपन भी कहा जाता है। इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1881 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया एवं ICS की आयु सीमा को फिर से 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया।
इसी के समय भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई। इसी के समय 1881 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट लाया गया जो कि बाल श्रम को रोकने के लिए था। रिपन को आधुनिक भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 ईस्वी में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाया गया। इसी के समय 1883 ईस्वी में इलबर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस बिल के लागू होने से भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोप के नागरिकों का मुकदमा सुनवाई की जा सकती थी, लेकिन इस बिल का यूरोप वासियों द्वारा भारी विरोध किया जाता है, जिससे यह बिल वापस ले लिया जाता है। इस इलबर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन रिजाइन देकर इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत की आज़ादी तक को कवर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।